नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 6 क्लास की पुस्तक है आरबीएससी की, उसमें जो स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, पॉलिटी से संबंधित। आपके सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, और निश्चित रूप से इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत अच्छे से सुनेगा इसको। और इसके साथ ही जो लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था बच्चों के अधिकार से संबंधित, उसमें से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है कि भोजन, वस्त्र, आवास, सम्मान से जीने का अधिकार, ये सब बच्चों के कौन से अधिकार के अंतर्गत आता है। कई अधिकार बताए थे आपको, तो कमेंट करके बताना है कि ये कौन से अधिकार में आता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही देखिए, वीडियो को लाइक भी क्या कीजिए, शेयर भी करें उसको। कई विद्यार्थी लाइक जो बहुत ही कम करते हैं, वो करते ही नहीं है। डेली पढ़ते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। लाइक वाला जो होता है थंबनेल, जो थंब होता है, उस पर क्लिक नहीं करते। तो उस पर क्लिक कर देंगे तो देखने में अच्छा लगता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि उसको लाइक करने से हमें कुछ मिलने वाला है, लेकिन वो अच्छा लगता है देखने में। कर दिया करो। मुझे जितना अच्छा लगेगा उतना मेरा मन खुश होगा, और मेरा मन खुश होगा तो वो फायदा आपको ही होगा। स्थानीय स्वशासन ग्रामीण और शहरी। स्थानीय स्तर पर विकास के लिए कौन कौन से कार्य होने चाहिए, इसकी जानकारी सबसे अधिक वहां रहने वाले लोगों को ही होती है। आपके गांव या शहर की समस्याओं और जरूरतों को आपसे ज्यादा और कौन समझ सकता है। आपके गांव या शहर के आसपास के कौन से साधन इन समस्याओं के हल में मदद कर सकते हैं, ये भी स्थानीय लोग ही जानते हैं। अतः समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय लोग योजना बनाकर और सरकार की मदद लेकर उसे क्रियान्वित करें तो उसमें सफलता की संभावना ज्यादा रहती है। स्थानीय स्वशासन यही काम करता है। विकास के नियोजन और उसकी क्रियान्विति में स्थानीय लोगों की भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रभावी उपाय है। तो ये चीजें अब बेसिक सी चीजें हैं कि किसी गांव के अंदर या शहर की आवश्यकताएं क्या है। अब जैसे मान लीजिए, आप चाहे गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, आपका जो मोहल्ला है, आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस क्षेत्र में रहते हैं, आपको पता है कि वहां किस किस चीज की रिक्वायर होनी चाहिए। जैसे सड़कें, अगर मान लो फूटी हुई सड़कें पड़ी है, या जैसे जो पानी है वो इकट्ठा होता रहता है एक जगह, साफ सुथरी जगह नहीं है, सफाई होती नहीं है, तो ये चीजें वहां रहने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा जानते हैं। तो ये उसी बारे में कह रहा है, इसी चीज लिए स्थानीय स्वशासन है। आप जानते हैं कि गांव के स्तर तक स्थानीय स्वशासन जो है ये चीजें काम करती हैं। तो वो ही चीजें हैं। तो इसीलिए स्थानीय स्वशासन में ग्रामीण और शहरी, ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ये विकेंद्रीकरण क्या होता है? सत्ता का ट्रांसफर। अब जैसे मान लीजिए, देश में सर्वोच्च पोस्ट पे प्रधानमंत्री जी हैं, जो कार्यपालिका है उसमें मेन, उसमें प्रधानमंत्री जी। अब बाकी उनके जैसे एमपी वगैरह हैं, वो पूरे भारत से आए हुए हैं। राज्यों के स्तर पे ये होता है कि सीएम है, और फिर वहां 200 एमएलए हैं। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं तो यहाँ 200 एमएलए हैं। फिर ये जिला स्तर पर, फिर ये पंचायत, ये जो नगर पालिका और पंचायत स्तर पर, ये सब स्वशासन अलग अलग, सबके कुछ ना कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो ये होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण, कि किसी एक ही व्यक्ति के हाथ में सब कुछ नहीं है। अब जैसे मान लीजिए राजा होता है, तो राजाशाही के अंदर तो यही है कि जो राजा ने कह दिया वही फाइनल है। लेकिन यहाँ हर व्यक्ति के पास में जो जो ये पोस्ट निर्धारित की गई है, इसमें कुछ ना कुछ सभी के पास में अधिकार रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके गांव का कोई सरपंच है, तो सरपंच के हाथ में भी अधिकार है कि उसे वहां क्या कार्य करवाना है, क्या नहीं करवाना है। लोग ही मिलकर के उसका चुनाव करते हैं। ये यानी लोग ही मिलकर के चुनते हैं। तो ये सब चीजें यही है कि वहां ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों की भागीदारी हो। और विकेंद्रीकरण, यही विकेंद्रीकरण है। और लोकतंत्र तो है ही कि लोग क्या करते हैं, उसका चुनाव करते हैं, उसको चुनते हैं। नागरिक सुविधाओं जैसे कि पेयजल आपूर्ति, सड़कों पर रोशनी, सड़कों व नालियों का निर्माण और उनकी सफाई, शिक्षा, चिकित्सा आदि कार्यों को करने के लिए स्थानीय स्तर पर वहां के लोगों की भागीदारी से योजना बनाकर क्रियान्वयन करना ही स्थानीय स्वशासन है। विभिन्न स्तरों पर स्वशासन का स्वरूप अलग अलग होता है। ग्रामीण और नगरीय स्वशासन का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शहर गांव की तुलना में बड़े होते हैं, इनकी जनसंख्या अधिक होती है।
अतः शहरों की समस्याओं के निराकरण के लिए अधिक धन व श्रम की आवश्यकता होती है। उनकी समस्याएं भी गांव से अलग होती है। संविधान के 73वें संशोधन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पंचायती राज व्यवस्था और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय स्वशासन को और अधिक सशक्त बनाया गया। ये 73वां संशोधन और 74वां संविधान संशोधन है, तो इनमें 73 के जो अंतर्गत पंचायती राज जो कि पूरी तरह से गांवों से संबंधित है, और 44वां संविधान संशोधन जो है इसके अनुसार शहरी क्षेत्रों के लिए नगरीय स्वशासन को और अधिक मजबूत बनाया गया। तो अब हम आगे पढ़ते हैं सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन के बारे में। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्वशासन ग्रामीण क्षेत्र में समस्त वर्गों के लिए लोगों की लोकतंत्र में अधिक भागीदारी दर्ज करवाने और स्थानीय विकास के लिए हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से हुआ था। अब देखिए आपकी जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी ये फैक्ट भी बड़े होते जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा इनमें जो चीजें हैं वो इंक्लूड होती जाएगी। तो ये तो एक 6 क्लास के बच्चे के हिसाब से कि यहां से आपको चीजें समझनी है, तो आगे जो आपकी ये नींव बनती रहेगी तो आगे की चीजों में आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी जब ये डिटेल में और आएगी आगे। तो गांव के स्तर पर मौजूद स्थानीय शासन को क्या कहते हैं? पंचायती राज। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था थी। कब हुआ प्रारंभ? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देश की ग्रामीण जनता सरकार के कार्यों में भाग लेती है। ग्रामीण जनता की यह भागीदारी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से शुरू होती है। इसके बाद ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने, निर्णय लेने में अपना सहयोग देने, जन सुविधाओं और सार्वजनिक स्थानों की सामूहिक देखरेख करने तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान करने जैसे सभी क्षेत्रों में यह भागीदारी महत्वपूर्ण है। ग्रामीण स्वशासन त्रिस्तरीय संरचना है। अब ये त्रिस्तरीय संरचना क्या है, कैसे है? इसमें सबसे पहले स्तर पर गांव की ग्राम पंचायत का गठन होता है। दूसरे स्तर पर अर्थात विकास खंड स्तर पर यानी जो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का गठन होता है, और तीसरे अर्थात जिले में जिला परिषद का गठन होता है। तो ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और उसके बाद में होता है जिला परिषद। तो ये सब अपने अपने स्तर पे हैं। जैसे जिला परिषद है तो वो जिला के स्तर पे आपको मिलेगी। तो ये सब अलग अलग इस तरह से बनाया हुआ एक सिस्टम है। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि पंचायती राज के अंदर ये पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये तीनों किससे संबंधित है? ये तीनों ही पंचायती राज से संबंधित हैं, ग्रामीण स्वशासन से। तो अब देखिएगा ये बना रखा है इन्होंने, ये जिला परिषद है, यहां जिला प्रमुख है, और पंचायत समिति में प्रधान, और ग्राम पंचायत के अंदर ये सरपंच है और वार्ड पंच होते हैं। तो ये एक सिस्टम बना हुआ है। तो अब आपके सामने आपने सुना होगा कि साहब ये तो प्रधान है। अब जैसे मान लीजिए लोग क्या करते हैं, जैसे सरपंच होता है तो वो ये उसकी गाड़ी है, तो ये क्या करेगा, अपनी गाड़ी के बाहर यहां लगा करके लिखेगा सरपंच, और फलाना फलाना गांव का प्रधान होगा तो वो भी वहां प्रधान लिखेगा कि कहां का प्रधान है। और जिला परिषद का होता है जिला प्रमुख, तो वो वहां पर लिखता है जिला प्रमुख। तो आगे से जब भी दिखे तो आप समझ जाना कि ये कहां से संबंधित हैं। देखिए गांव में जो लोग रहते हैं, जो इन चुनाव में भागीदारी करते हैं, वो इन चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, इनके नाम वगैरह सब। लेकिन सिटी में जो सिर्फ एग्जाम के दृष्टिकोण से समझते हैं विद्यार्थी, तो वो थोड़ा इन चीजों को समझने में उनको दिक्कत आती है। तो अब आपकी कोई समस्या नहीं आएगी आगे से। जब भी किसी के आगे प्रधान लिखा हो गाड़ी के आगे, तो ध्यान में रख लेना कि वो कौन है, पंचायत समिति का प्रमुख है। और उसके बाद में सरपंच लिखा हो तो वो किसी गांव का सरपंच है। और इसके अलावा जिला परिषद, तो जिला प्रमुख लिखा हो तो समझ लेना ये जिला परिषद से संबंधित है। और ये सब किसके स्तर हैं? पंचायती राज के स्तर हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राम पंचायत के बारे में। इसमें है सबसे पहले है वार्ड सभा। वार्ड सभा ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई है।
एक ग्राम पंचायत में जितने वार्ड पंचों की संख्या निर्धारित होती है, उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाता है। जैसे एक ग्राम पंचायत में कितने वार्ड पंचों की जो संख्या निर्धारित है, उतना ही उस ग्राम पंचायत क्षेत्र को उतने ही भागों में बांटा जाएगा। ऐसा प्रत्येक भाग कहलाता है वार्ड। तो वार्ड का भी पंच होता है। उस वार्ड के समस्त वयस्क महिला पुरुष मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं, जो उस वार्ड का क्या बनता है, वार्ड पंच कहलाता है। और प्रत्येक वार्ड के मतदाताओं की सभा को क्या कहते हैं, वार्ड सभा कहते हैं। वार्ड सभा की अध्यक्षता वार्ड पंच द्वारा की जाती है। वार्ड सभा के माध्यम से ही वार्ड के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती है तथा उनको लागू करवाने के लिए प्रस्ताव ग्राम पंचायत को भेजे जाते हैं। ग्राम पंचायत की स्वीकृति से यह प्रस्ताव क्रियान्वित किए जाते हैं। देखिए, ये हालांकि प्रैक्टिकली जो है वो ये चीजें इतनी नहीं होती, लेकिन सिस्टम देखिए कितना जबरदस्त है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है। भाई गांव, जैसे मान लीजिए ये एक गांव है। अब इसमें गांव में एक, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत की। तो ग्राम पंचायत में मान लीजिए कुछ क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं और ग्राम पंचायत के अंदर, एक ग्राम पंचायत में जनसंख्या देखते हैं कि कितनी जनसंख्या है, तो उसके बेस पे वो ग्राम पंचायत का निर्धारित होता है। कई बार दो गांवों की मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बन जाती है। कई बार छोटे और ज्यादा छोटी संख्या हो तो कई बार 3 गांव भी मिल जाएंगे, 4 भी मिल जाएंगे। थोड़ा बड़ा गांव हो तो एक ही ग्राम पंचायत रखेंगे, वही उसका हेड ऑफिस होगा। कुछ छोटे छोटे क्षेत्र हैं ऐसे मान लीजिए, तो उसको मिला करके एक ग्राम पंचायत बना दिया कि साहब ये पूरी एक ग्राम पंचायत है। और उस ग्राम पंचायत को छोटे छोटे वार्डों में विभाजित कर दिया जाएगा। ये वार्ड है, ये वार्ड है, ये वार्ड है। वार्ड का जो प्रमुख है उसको कहते हैं वार्ड पंच। कौन चुनती है, वहां की जो जनता है उस क्षेत्र की, वो अपना वार्ड पंच चुनती है। तो उस क्षेत्र के लोग हैं, वो अपने इन सभाओं में अपने वार्ड पंच को उस क्षेत्र की समस्याएं बताते हैं। वार्ड पंच चूंकि उसी क्षेत्र का होता है, उन्हीं लोगों के बीच का होता है, वो समस्याएं बहुत अच्छे से जानता है। वो इसे आगे भेजेगा पंचायत, जो ग्राम पंचायत है वहां पर कि साहब ये बात है और ये हमारे क्षेत्र में जैसे पानी की कमी हो गई आजकल, तो आप इसको ध्यान में रख के ध्यान रखें। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से आगे वो समस्या आगे से आगे भिजवाते हैं और आगे उसका समाधान होता है। तो ये देखिएगा, अब ये छोटे छोटे जो बीच में बने हुए हैं, ये वार्ड हैं और ये गांव की सीमाएं हैं। जैसे मान लीजिए ये गांव है एक, ये दूसरा गांव बना दिया, ये सामरेड कला करके तीसरा गांव है, ये इस प्रकार से एक अनोपुरा करके गांव बना दिया, जैसे मैं आपको समझा रहा था अभी। ये गांव है, ये भिवास गांव है और ये पूरा गोपालगढ़ है। अब देखिए इस गांव को भी इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया और ये बन गए वार्ड। ऐसे ये पूरा है, इसमें आवश्यकता नहीं होगी। ये है, यहाँ 2 वार्ड बना दिए, यहाँ 1 2 3 4 5। ये चूंकि पंचायत जो है इसका हेड ऑफिस यहाँ पे है, तो ये बड़ा क्षेत्र होगा, बड़ा गांव होगा कोई, तो इसलिए फिर यहां बना दिया इसको। तो इसमें कई वार्ड होंगे और ये पूरा जो है इस प्रकार से कई वार्डों से मिलकर के या कई गांवों से मिलकर के और आपका बन जाता है एक ग्राम पंचायत। ये है इसका सिस्टम। वार्ड सभा उस वार्ड से संबंधित लोग उपयोगी सेवाओं जैसे सामुदायिक नल व कुएं, सफाई के कूड़ेदानों आदि के लिए स्थानों का सुझाव देना, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास व पोषण के कार्यों को बढ़ावा देने से जैसे कार्य करती है। तो ये वार्ड सभा के प्रमुख कार्य हैं कि जो वार्ड सभा है उस वार्ड से संबंधित लोग उपयोगी सेवाएं हैं, जैसे नल वगैरह, सफाई है, और ये साक्षरता, शिक्षा, बाल विकास, पोषण के कार्य, इनको बढ़ावा देना। इसके बाद में आता है ग्राम सभा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मैं कहूं कि वेरी 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 मोस्ट में है ये। कई बार इसमें से क्वेश्चन पूछता है। वो क्या है ग्राम सभा? किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं की सभा को ग्राम सभा कहते हैं। अर्थात गांव का कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज हो और जिससे मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, वह ग्राम सभा का सदस्य होता है। और देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात और बताऊं, मजेदार बात बताऊं। ज्यादातर विद्यार्थियों का
इस ग्राम सभा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि वो ऑप्शन ही बड़े प्यारे प्यारे देता है। वो क्या पूछेगा, ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? वो कह देगा गांव के सभी मतदाता, गांव के सभी मतदाता। या ऑप्शन देगा जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। पहला ऑप्शन वो क्या देता है, गांव के सभी वयस्क स्त्री पुरुष, या जिसकी उम्र सभी 18 गांव के सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो, वो सभी इसके सदस्य होते हैं। बस आधे बच्चे तो वहीं गलत कर देते हैं। वो तीसरा दूसरा तीसरा आगे ऑप्शन ही नहीं पढ़ते हैं। केवल 18 वर्ष ऊपर होने से कुछ नहीं होगा, उसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और उससे मतदान देने का अधिकार हो। ये लाइन ऐसे नहीं देता, ये दो ही चीज देता है। पहला तो ऑप्शन वो देगा जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो, 18 या 18 वर्ष से अधिक, या फिर वो दूसरा ऑप्शन ये देगा जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में भी दर्ज हो। अब मान लीजिए कोई 25 साल का है और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो वो ग्राम सभा का सदस्य नहीं होगा। इस बात को ध्यान में रखना। तो ये आपका हो गया। ग्राम के विकास की सभी योजनाएं ग्राम सभा की बैठक में ही बनाई जाती है, जिनकी क्रियान्विति ग्राम पंचायत करती है। तो गांव के सभी जैसे विकास की योजनाएं वगैरह है वो कहाँ है, ग्राम सभा की बैठक में है। वो योजनाएं बनाई जाती है, आगे जो ग्राम पंचायत है वो उसको एग्जीक्यूट करने का कार्य करती है। इसकी क्रियान्विति का मूल्यांकन भी ग्राम सभा करती है कि साहब कितना काम सही हुआ है या नहीं हुआ। ग्राम सभा की बैठक प्रत्येक 3 माह में एक बार अर्थात वर्ष में कितनी बार होती है, 4 बार होती है। तो ये कितना जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। अगर ईमानदारी से इन चीजों को पालन किया जाए तो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वो गांव मजबूत होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीजें उतनी होती नहीं है। बहुत कम ऐसा हो पाता है कि इनके अकॉर्डिंग सब चीजें हो। कुछ जगह होता भी होगा, ज्यादातर ये चीजें नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से आपको कह रहा हूं, इस ग्राम सभा की चीजों को बहुत अच्छे से याद कर लेना। एक तो ये कि 18 या उससे ऊपर अधिक आयु हो और उसका नाम गांव की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए और उसको मतदान करने का भी अधिकार हो। और बैठक कितनी होती है, 3 माह में एक बार, यानी साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 महीने में कितनी बार होगी, 4 बार हो गई। उसके बाद आता है ग्राम पंचायत। किसी भी बड़े गांव में या आसपास के कुछ छोटे गांव को मिलाकर के ग्राम पंचायत बनाई जाती है। तो ये मैंने आपको समझा दिया ऊपर। ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है, सरपंच होता है, तथा उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी वार्ड पंच, जो वार्ड पंच है वो उस ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। सरपंच का चुनाव ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। डायरेक्ट चुनाव जो वोट देते हैं। सभी वार्ड पंच अपने में से किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। तो सभी वार्ड पंच जो है अपने में से किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक जो है माह में 2 बार आयोजित की जाती है। इस बैठक में गांव के विकास की योजनाओं को बनाने, उनको क्रियान्वित करने और अन्य आवश्यक मुद्दों पर चर्चा व निर्णय लिए जाते हैं। ग्राम पंचायत के कार्यों की क्रियान्विति के लिए ग्राम पंचायत में सरकारी कर्मचारी होते हैं, जिनमें से एक ग्राम सेवक पदेन सचिव भी होता है। तो पदेन सचिव का मतलब, पदेन का मतलब जो उस समय पोस्ट पे जो भी बैठेगा, ग्राम सेवक जो होता है वो इसका पदेन सचिव होता है। तो ये एक सरकारी पोस्ट भी है, साथ में ग्राम पंचायत में होती है। तो ये ग्राम पंचायत का बैठक का एक दृश्य है, तो आप इसको समझ गए। फिर से देख लीजिएगा। ग्राम पंचायत तो किसी भी एक बड़े गांव या कई छोटे गांव को मिलाकर के एक ग्राम पंचायत बनती है। ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है और सरपंच का चुनाव जो है ग्राम पंचायत के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष मतदान से किया जाता है। आपने देखा होगा कि विधानसभा के चुनाव हो या जो है पार्लियामेंट के जो चुनाव होते हैं, एमपी के, वो उनमें लोग वोट जाएं या नहीं जाएं देने के लिए, विधानसभा में जाएं या नहीं जाएं, लेकिन जो पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें एक एक घर के वोट गिनती होते हैं।
तो वो गिनते हैं साहब, इस घर में 3 वोट हैं, इस घर में 2 वोट हैं, इस घर में 5 वोट हैं। वो आदमी कहीं विदेश में भी बैठा होगा तो उसको भी बुलाया जाएगा कि भाई तू आ और वोट दे, सरपंच के चुनाव हैं। तो सरपंच के चुनाव के अंदर इतना वो एक मतलब होता है कि इसमें वोट देना, हर व्यक्ति इसमें अपना वोट देने के लिए जाता है। ये होता है कि नहीं साहब आपको वोट देना है। विधानसभा के अंदर लोग जो हैं वो ज्यादातर कई जो है ज्यादा गौर नहीं करते, नजरअंदाज करते हैं। एमपी के चुनाव होते हैं उसमें और ज्यादा नजरअंदाज करते हैं। तो ये चीज है। और सभी वार्ड पंच अपने में से ही किसी एक वार्ड पंच को उप सरपंच चुन लेते हैं। ग्राम पंचायत की बैठक माह में 2 बार आयोजित की जाती है। तो ये आपके लिए पॉइंट महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है। और एक ग्राम सेवक जो होता है वो इसका पदेन सचिव होता है। ग्राम सेवक की भी जो भर्तियां आती है सरकार के द्वारा, जो जो भी सरकार निकालती है कि साहब इतने 1,000 2,000 3,000 ग्राम सेवक की जो पोस्ट आती है, तो वो आपकी जब नौकरी कोई ग्राम सेवक के एग्जाम में सिलेक्ट होगा तो वो यहीं जाएगा, किसी ग्राम पंचायत में ही जाएगा वो। इसके बाद में आता है कि ग्राम पंचायत के कार्य क्या क्या हैं। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती है, जिनमें से प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। शुद्ध व स्वच्छ पेयजल, सफाई और सार्वजनिक स्थलों पर प्रकाश आदि की व्यवस्था करना। अब जैसे मान लीजिए कोई गांव है, उस गांव के अंदर ये जैसे घर बने हुए हैं, तो इन सभी लोगों को, जो भी गांव के सदस्य हैं, जो भी गांव में रहते हैं, सभी ग्रामीणों को कैसा मिलना चाहिए? साफ पानी मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए पीने के लिए। सार्वजनिक स्थल जो हैं अंधेरा रहता हो, वहां प्रकाश की व्यवस्था करो, लाइट की व्यवस्था करवाओ। सड़क, नालियां, विद्यालय भवन आदि का निर्माण करवाना। महात्मा गांधी नरेगा आदि रोजगार योजनाओं का संचालन करना। स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना। जन्म व मृत्यु का पंजीकरण करवाना। गांव में लगने वाले मेले, उत्सवों, हाट बाजार, मनोरंजन के साधनों की व्यवस्था करना। नए आवासीय भवनों के निर्माण के लिए भूमि का आवंटन करना। वृक्षारोपण करना और बंजर भूमि और चारागाहों का विकास करना। इन कार्यों के अतिरिक्त पंचायत समिति के निर्देशानुसार ग्राम विकास के कार्यों को करना। जो भी पंचायत समिति, अब इनसे ऊपर पंचायत समिति होती है, ग्राम पंचायत से ऊपर। और इन सब कार्यों के लिए ग्राम पंचायत को सरकार से अनुदान प्राप्त होता है। उसे कर, शुल्क और जुर्माना द्वारा भी आय प्राप्त होती है। जन सहयोग व ऋण द्वारा भी धन जुटाया जाता है। तो देखिए ग्राम पंचायत में यानी एक सरपंच के ऊपर कितनी जिम्मेदारी होती है। तो अगर सरपंच अपना कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करे तो 5 साल के अंदर वो गांव सोने की तरह जगमगाने लग जाएगा वो, अगर ईमानदारी से करे तो। लेकिन व्यवहारिकता के अंदर प्रैक्टिकली ये चीजें उतनी नजर नहीं आती जितना ये होनी चाहिए। ये सब नियमों में लिखा होता है कि साहब ये होते हैं, ये हैं। तो अगर इसको प्रैक्टिकली अगर अप्लाई किया जाए और व्यक्ति 5 साल के लिए अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दे कि मुझे 5 साल के लिए अपने आप को इस गांव को समर्पित करना है, मेरे गांव को, जितना भी मेरे इस ग्राम पंचायत में मेरे गांव आते हैं, चाहे 1 गांव हो चाहे 5 गांव हो, तो ये बेसिक बेसिक चीजें 4-5 ही होती है। जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं, सड़क वगैरह होता है, ये नालियां, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, ये तो 4-5 मेन मेन काम होते हैं। तो अगर इनको करे तो ये ध्यान में रखना, आपके वो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का कार्य है या ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है। नहीं है वाले में संभावना ज्यादा है कि वो ज्यादा आपसे ये पूछेगा कौन सा नहीं है। इनमें से कोई भी 3 दे देगा और चौथा अपनी तरफ से कोई भी नया जोड़ के दे देगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और इस बुक के अंदर ये चैप्टर इन्होंने इतना जबरदस्त तरीके से समझा रखा है, एक्सीलेंट। मैं कहता हूं इसमें से 100 में से 110 नंबर मिलने चाहिए इन चैप्टर को जो इन्होंने समझा रखा है। ये देखिएगा, ये एक पंचायत है और बाकी जैसे क्या क्या इसके कार्य हैं। ये बंजर भूमि जो उसको चारागाह के रूप में ये कोशिश करना, जो पेयजल सोर्स हैं परंपरागत रूप से, ये हैंडपंप लगा हुआ है, सफाई की व्यवस्था हो, ये वृक्षारोपण किया जाए, ये भूमि आवंटन वगैरह होता है, आवासीय भूमि आवंटन करना, और कुटीर और लघु उद्योगों का विकास, ये कई इस तरह की चीजें होती है।
ये जैसे पेंशन अवस्था, जो पेंशन की व्यवस्था करना, ये सब चीजें, ये सब काम होते हैं ग्राम पंचायत के कार्य। ग्राम सचिवालय। ग्राम सचिवालय व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक माह की 5, 6, 12, 20 और 27 तारीख को ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मचारी जैसे ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम, हैंडपंप मिस्त्री आदि दिन भर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। ये कर्मचारी सरपंच की अध्यक्षता में गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। इस प्रकार इन तारीखों में लोग ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। तो ये जो सभी जो सरकारी स्तर के ग्राम पंचायती स्तर के जो भी कर्मचारी हैं, जिसमें ग्राम सेवक है, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, एएनएम, हैंडपंप मिस्त्री आदि कर कई जो है मिला जुला करके ये सब ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपस्थित रहते हैं। कब? 5, 12, 20 और 27। तो ये सब उस दिन सरपंच की अध्यक्षता में गांव के लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। तो किसी की कोई समस्या हो तो वो इन दिनों में जो यहां उपस्थित होकर के अपनी समस्या को सीधा रख सकता है। तो ये ग्राम सचिवालय व्यवस्था है। इसके बाद में देखिए आती है पंचायत समिति। हमारे राजस्थान राज्य को विकास की दृष्टि से 33 जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को विकास खंडों में बांटा गया है। राज्य में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर जो है पंचायत समिति का गठन किया जाता है। विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिला करके और पंचायत समिति का गठन होता है। तो कई जो ग्राम पंचायतें, आप जैसे मान लीजिए एक विकास खंड है तो उसमें कितनी ग्राम पंचायतें हैं? अब जैसे मान लो 10 है तो उन सबको मिला करके, और ये जैसे पूरा विकास खंड है इसमें इतनी पंचायतें हैं, ये सब अलग अलग, तो इन सबको मिला करके और एक जो है वो क्या बन जाएगी? हेड ऑफिस पंचायत समिति। उसके अंडर में ये सभी जो हैं ये ग्राम पंचायत आती है। तो उससे ऊपर का स्तर है, ये किस स्तर पे होती है पंचायत समिति? विकास खंड स्तर पर। प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र को वार्डों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव निर्वाचन करते हैं जो कि पंचायत समिति का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से किसी ही एक सदस्य को प्रधान व एक सदस्य को उप प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। इसके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र में विधानसभा सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। समय समय पर इसकी बैठक होती है जिसमें उस विकास खंड के सभी विभागों के खंड स्तरीय अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो ये देखिएगा, ये इसमें मैप भी बना हुआ है, एक पंचायत समिति का निर्वाचन क्षेत्र। तो ये अलग अलग पंचायतें देखिएगा, ये अलग अलग पंचायतें हैं। ये पीपी जो लिखा हुआ है ये सब पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, ये सब पंचायतें हैं ये। तो ये एक पंचायत समिति का क्षेत्र बताया गया है कि इसमें कितने, अब वो सब पर डिपेंड है कि किसी में कितनी पंचायत आएगी। किसी पंचायत समिति में 5 भी आ सकती है, किसी में 10 भी आ सकती है। ये सब अलग अलग पंचायतें बनी हुई है। और ये देखिएगा, ये पंचायत समिति का हेड एक जगह जो है हेड ऑफिस हो जाएगा। ये पूरा आ गया आपका पंचायत समिति, जिसमें अलग अलग पंचायतें जो हैं वो शामिल होती हैं। तो राज्य में प्रत्येक विकास का खंड स्तर पर, इसको खंड को देखिए ब्लॉक भी कहते हैं, ब्लॉक लेवल। इंग्लिश के अंदर कभी देगा, इंग्लिश को भी वो हिंदी में ऐसे लिख देता है ब्लॉक लेवल या ब्लॉक स्तर, इस तरह लिख देता है। एक अधिकारी होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो विकास खंड में शामिल सभी ग्राम पंचायतों को मिलाकर के पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का मुखिया कहलाता है प्रधान, और प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र जो है उसको वार्डों में विभाजित किया जाता है, अलग अलग वार्डों में विभाजित किया जाएगा। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव निर्वाचन करते हैं जो पंचायत समिति का सदस्य होता है, और ये अपने में से किसी एक सदस्य को प्रधान व एक सदस्य को उप प्रधान के रूप में निर्वाचित करते हैं। इनके साथ साथ पंचायत समिति के क्षेत्र में विधानसभा के सदस्य और उस क्षेत्र में स्थित सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच भी पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। यह आपसे पूछ सकते हैं कि इसमें कौन कौन इसका सदस्य होता है पंचायत समिति का।
तो आप ध्यान में रखना, पंचायत समिति का सदस्य कौन कौन होता है? उस क्षेत्र के विधानसभा सदस्य और सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच, ये शामिल होते हैं इसमें। कार्य, अपने अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा व पर्यवेक्षण करना, यानी जो उनके क्षेत्र की पंचायतें हैं, जितने भी, जैसे मान लो 10 पंचायतें आती है एक पंचायत समिति में, ये पंचायत समिति है, इसमें ऐसे करके 10 मान लो पंचायत आती है, ग्राम पंचायत, तो उनके कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण करना, किसानों के लिए उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करवाना, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकता अनुसार क्रियान्वित करवाना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल होता है। खंड विकास अधिकारी, अभी मैंने आपको ऊपर जिसकी चर्चा की थी, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत प्रसार अधिकारी और अन्य अधिकारी पंचायत समिति की उसके कार्यों में मदद करते हैं। तो ब्लॉक स्तर पे जो अधिकारी होता है वो बीडीओ होता है वो। तो ये आप ध्यान में रखना चीजें। फिर से देख लीजिएगा, अपने क्षेत्र की पंचायतों के कार्यों की समीक्षा और पर्यवेक्षण, पर्यवेक्षण सुपरविजन होता है कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उत्तम खाद बीज उपलब्ध करवाना, प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था, सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को आवश्यकता अनुसार क्रियान्वित कराना पंचायत समिति के कार्यों में शामिल होता है। तो ये इसके मेन मेन कार्य हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे आज, बाकी जो है वो आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि ज्यादा बड़ा वीडियो होता है तो फिर क्या है, थोड़ा विद्यार्थी को देखने में लगता है कि 1 घंटे का वीडियो होगा, तो लगभग 30-35 मिनट के आसपास का वीडियो है, ये एक सही टाइम पीरियड रहता है, इसमें आप आराम से इनको देख सकते हैं। तो बाकी का जो जिला परिषद है और आगे का जो नगरीय स्वशासन है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।